नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और हम हैं जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जेसी एकेडमी, जी हाँ, हम हैं मेंस के एग्जाम के स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, जिस तरह की से आपसे वादा हुआ था कि मैं सुपर 100 क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर के आऊंगा विद गारंटी कि इनमें से पेपर में आएगा ही। हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज और हमारे पहले के वीडियोस इस चीज के साक्षी हैं। क्या कि जो हम पढ़ाते हैं एज इट इज पेपर में आता है, आएगा और आता रहा है। दोस्तों, आज इसका सेशन 2 हमारे पास है। जिस बच्चे ने सेशन 1 ना देखा हो वो प्लीज उसको देख ले। चलिए दोस्तों, अब यहां पर अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से जोड़ लीजिए। एग्जाम रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही साथ वोकैब की भी हमारी सीरीज चल रही है, उसको भी आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और वोकैब की दोस्तों काफी सारी पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं जिससे एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं। चलें दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेशन की स्टार्टिंग करते हुए मैं सबसे पहले यहां पर आऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिकली कल हम लोग ने 8 क्वेश्चंस किए थे विथ कॉन्सेप्ट किए थे बहुत अच्छे से, कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे यहाँ के वहां के और के छोर के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर and select the appropriate option. If a sentence is free from error, then select no error. तो भाई वो यहां पर ये बोल रहा है कि एक सेंटेंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया। एरर कहीं पर यदि है तो आप बताइए, अगर नहीं है तो फिर नो एरर को आप मार्क करिए। देखो दोस्तों, आपको आता होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीयर 2 के एग्जाम के लिए और एसएससी के आने वाले एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, जब मैं इसको यहां पर देखता हूं तो मुझे इतनी बात पता होती है कि मैंने पढ़ा भी हुआ है कि हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते कुछ सर्टेन एडजेक्टिव्स के साथ में। अब वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? जूनियर, एल्डर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर और प्रेफरेबल। इन सभी के साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग देन का इस्तेमाल नहीं करते। फाइन। अब यहां पर दोस्तों क्या है, एक तो बात ये यहां पर आती है, दूसरी बात क्या है कि जैसे यहां पर प्रिफरेबल लिखा हुआ है, दोस्तों प्रिफरेबल ऑलरेडी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में है। ऑलरेडी ये हमारे पास कंपैरेटिव, बेसिकली इसमें कंपैरेटिव डिग्री में है, तो यहां पर मोर लगाने की हमको जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी बेसिकली कंपैरिजन को शो करता है। तो इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज प्रेफरेबल टू अ पेन। देखो दोस्तों, ये बात तो आप में से बहुत लोगों को पता होगी, बट मैं चाहता हूं कि नीचे जो मैंने क्वेश्चन यहां पर दिया है एक बार आप इसको भी करें। नीचे का क्वेश्चन क्या है? सीमा रीच्ड होम प्रायर टू हर हस्बैंड। अब आप कहोगे कि भाई ये क्वेश्चन ये आदमी क्यों करा रहा है, पागल हो गया है क्या? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूरी तरीके से सही है। भाई प्रायर है और प्रायर के बाद में टू आना चाहिए, यहां पर प्रायर लिखा है और प्रायर के बाद में टू आना चाहिए। हम तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये सेंटेंस सही है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेंटेंस 100% गलत है। अब सही कैसे होगा? देखो, प्रायर के बाद में टू लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तब लगाते हैं जब प्रायर हमारे पास एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। दोस्तों, यदि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहां पर देखूंगा तो सीमा रीच्ड होम, इतना जो मेरे पास पार्ट है, इतना, क्या इतना पार्ट व्हेन का रिप्लाई है? सीमा रीच्ड होम व्हेन प्रायर टू हर हस्बैंड। यार मुझे पता है कि जो व्हेन होता है, व्हेन, वाई, हाउ और वेयर, व्हेन, वाई, हाउ और वेयर का रिप्लाई जो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास होता है ना, वो एक एडवर्ब होता है। तो इतना जो पार्ट आप देखेंगे ये व्हेन का रिप्लाई है, तो मतलब यहां पर एडवर्ब की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? एडवर्ब की। आपने प्रायर लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिख दिया। यार एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है, यहां पर प्रायर के बाद में टू आएगा नहीं, क्योंकि प्रायर की जरूरत ही नहीं है। जब प्रायर नहीं आएगा तो फिर बाद में टू भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर प्रायर देख लिया उसके बाद में टू देख लिया तो आंसर सही हो गया।
क्या उस शब्द की वहां पर जरूरत है, ये भी तो देखना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रायर नहीं लिखिए, यहाँ पर बेहतर है कि यहाँ पर आप बिफोर लिख दीजिए और आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में दोस्तों जो मेरे पास ऑप्शन होना था ना, वो तीसरा होना था। इसके बाद आइए, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कैनेडा। देखो दोस्तों, क्या होता है कि ऑफ जो हमारे पास होता है, ऑफ इंग्लिश का एक ऐसा प्रपोजिशन है, ऑफ के बाद आता है टोटल और ऑफ के पहले हम लिखते हैं पार्ट। फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, ऑफ के बाद आता है टोटल और ऑफ के पहले क्या आता है, पार्ट। इसी प्रकार से ऑफ जो यहां लिखा है, ऑफ के बाद होगा टोटल और ऑफ के पहले क्या आता है, पार्ट। यार टोटल तो पार्ट से हमेशा ज्यादा होता है, तो फ्रेंड थोड़ी ना होगा, फ्रेंड्स होगा। पहले वाले पार्ट में एरर हो गया। अब मैं एक चीज आपको और यहां समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट्स में सारे बताऊंगा जो उससे रिलेटेड होंगे वो भी। नीचे जैसे लिखा है, 3/4 ऑफ द साइट इज या आर अगली। अब आपने देखा कि ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद टोटल है और ऑफ के पहले क्या लिखा है, पार्ट। देखो दोस्तों, मुझे पता है किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आता है, वर्ब किसके अनुसार आता है, वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यदि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो ऑफ तो मेरे पास प्रिपोजिशन है, द साइट क्या हो गया, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये छोटी छोटी बातें यदि आपको सीखनी है दोस्तों, ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे का हमारा फंडामेंटल का कोर्स है, 100 रुपए से भी अंदर, वो आप परचेज कर सकते हैं और बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं उसको। प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मेरे पास हो गया वर्ब। एक ही चीज थी जो कि सब्जेक्ट बन सकती थी, वो क्या है, 3/4। तो इसके अनुसार मेरे पास क्या आएगा, ये वर्ब आएगा, इज या आर। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, ऑफ के बाद टोटल आता है और ऑफ के पहले पार्ट आता है। जो नेचर टोटल का होता है वही नेचर पार्ट का भी होता है। यदि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, ये सिंगुलर है तो फिर ये भी सिंगुलर होगा। यहां पर द साइट लिखा है, ये सिंगुलर है, तो 3/4 भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। 3/4 में एस मत पढ़िए, यही बच्चे गलती करते हैं कि रटते हैं। तो 3/4 का नेचर भी सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा, इस बेसिकली आंसर आ जाएगा, टीयर 2 में पूछा गया सवाल। दोस्तों इसके साथ ही साथ, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस अभी आ ही गया है और डाउन द लाइन एसएससी के और एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, वैकेंसीज डिक्लेयर होंगी 1 अप्रैल को। तो दोस्तों मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे वीडियोस में ऑलरेडी है, इंटरव्यूज में, कि ये कोर्स कितना रेलेवेंट है। दोस्तों 1999 का ये कोर्स, एक्सक्यूज मी, लेकिन यदि आप तरु50 कूपन कोड लगाते हैं हमारे ऐप से, नीचे लिंक दिया गया है, या हमारी वेबसाइट से परचेज आप इसे कर लीजिए, 50% में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 35 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट एंड लेक्चर पीडीएफ, मीडियम इसका बायलिंगुअल, और 1000 से ऊपर दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, भले ही चाहे टीयर 2 की तैयारी आप कर रहे हो, रोज यदि आप 2 से 3 घंटे भी देते हैं, बड़ी तबीयत के साथ में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यकीन मानिए, 135 और 135 यदि आपके लिए सपना है अभी, तो वो नहीं रहेगा इस कोर्स को पढ़ने के बाद। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम बेसिक्स टू बियॉन्ड। चलिए नेक्स्ट मैं यहां पर आता हूं, मदर्स कीप ऑन टू एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। दोस्तों अब यहां पे देखो, मदर्स कीप ऑन, अब जैसे यहां पर टू एनकरेजिंग दोस्तों देखो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक। अब देखना यहां पर एक प्रपोजिशन तो यहां पर ये लिखी है, और एक प्रपोजिशन मेरे पास यहां पे ये लिखी है। भाई दो प्रपोजिशन साथ में यहां आएंगी नहीं, आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली प्रपोजिशन को हम लोग यहां से हटा देंगे, ठीक। अब सुनिए यहां पे दोस्तों, जैसे ही मैंने इस प्रपोजिशन को हटाया, तो ऑन के बाद मेरे पास यहां पर क्या आ गया, एनकरेजिंग मेरे पास यहां पर आ गया। तो मदर्स कीप ऑन टू एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी नहीं आएगा, ये यहां पर नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एरर था। अब काफी सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि प्रपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है,
प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो एनकरेजिंग लिखा हुआ है, यहां पर तो एनकरेजिंग लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो एनकरेज लिखा हुआ था। और एनकरेज बेसिकली क्या होता है, वर्ब। आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब तो आ नहीं सकता, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। लेकिन यदि मैं यहां पर आईएनजी लगा दूं, आपको पता है कि वर्ब की बेस फॉर्म में यदि आईएनजी लगा दो तो इसको हम जेरेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जेरेंड किसकी तरह बिहेव करते हैं, नाउन की तरह। फाइन, तो वर्ब कहाँ है, एक्चुअली में वो एनकरेज था जिसको एनकरेजिंग बनाया गया। नेक्स्ट आ जाइए, पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने देखा कि भाई कंटिन्यूअस टेंस है, बी के फॉर्म्स लगे हुए हैं और उसके बाद में आईएनजी तो आता है, सही तो है, टोटल गलत है। पहले वाले पार्ट में ही एरर है। पीपल आर वांटिंग नहीं आएगा, पीपल वांट आएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब तीन काम कर सकता है। अगर कोई आपसे बोले कि एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स, चेप दीजिएगा, सुना दीजिएगा, गलत है। सिर्फ एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहना गलत है। एक्शन वर्ड्स भी वर्ब होते हैं, ये बात सही है। वर्ब तीन काम कर सकता है। वर्ब एक्शन शो कर सकता है, वर्ब किसी चीज की स्टेट शो कर सकता है। मैंने कहा दिस टी शर्ट इज ब्लैक, तो ब्लैक इसकी स्टेट है, इसमें कहां काम हुआ, इज वर्ब है ना, इसमें कहां काम हुआ, नहीं हुआ। और तीसरा जो वर्ब बेसिकली दोस्तों काम करता है, वर्ब हैपनिंग को भी शो कर सकता है। हैपनिंग का मतलब जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर वर्ब एक्शन शो नहीं करता मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता। अब लोग चाह रहे हैं कि उनकी होम टीम जीते। मैं अगर बॉम्बे में रहता हूं तो मैं चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस जीते। यार इस चीज की मेरी इच्छा है, मैं इस चीज को चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चीज को यहां पर बताओ, इसमें कौन सा एक्शन हुआ। ये तो मेरे दिमाग की उपज है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें एक्शन कहाँ है। तो क्योंकि एक्शन नहीं है इसलिए मैंने उसको कंटिन्यूअस टेंस से हटा दिया। चलिए 13 पे आते हैं। द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट इफ इंडिया हैड नॉट ड्रॉप्ड सो मेनी कैचेस। मेरे प्यारे दोस्तों कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, कंडीशंस का मैंने जिक्र किया था। फाइन, तो ये कल की आपको अगर ये टैबुलर कॉलम रिवाइज आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इससे सवाल आना ही आना है। ये आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों कल मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। ये कंडीशंस का सवाल है। क्यों भाई इफ लगा हुआ है, कंडीशन ही है। वो ये बोल रहा है अगर कैच नहीं छूटे होते तो रिजल्ट कुछ और होता। मतलब रिजल्ट आ चुका है, यदि रिजल्ट आ चुका है मतलब पास्ट की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि ओपन कंडीशन और सेमी क्लोज्ड कंडीशन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होती है। अब रिजल्ट आ चुका है तो इतना जो बेसिकली पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास यहां पर है वो रिजल्ट का है, और इतना जो पार्ट मेरे पास यहां पर है ये कंडीशन का पार्ट है। तो क्लोज्ड कंडीशन में हम लोग कंडीशन कैसे लिखते हैं, हैड प्लस V3। तो भाई यहां पर हैड भी लिखा है और यहां पर V3 भी लिखा है, कंडीशन तो सही लिखी है। रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई वुड लिखा है, हैव लिखना पड़ेगा, और जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, बीन। द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट इफ इंडिया हैड नॉट ड्रॉप्ड सो मेनी कैचेस। पहला वाला इसका आपके पास सही हो जाएगा, मतलब इसमें एरर था। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। इतने ज्यादा एनालिसिस के साथ में एक एक चीज कोई भी आपको बताने नहीं वाला है, सबके अपने अपने पब्लिसिटी स्टंट्स चल रहे हैं। चलिए आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर मैं आता हूं, क्योंकि ये बेसिकली जो क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास है ना, ये यहां पर प्रिपोजिशन प्लस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, प्रिपोजिशन और उसके पहले वर्ब यदि हम लिख देते हैं, वर्ब प्लस प्रिपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स वोकैबुलरी का पार्ट होता है एक्चुअली में, इसके अपने डेफिनेट मीनिंग होते हैं। सर्टेन वर्ब्स के साथ में जो शब्द इसको आप क्रिया बोलते हो उनके साथ डेफिनेट बेसिकली प्रिपोजिशंस आती हैं, लेकिन लोगों को इसका यूज नहीं पता होता।
तो ये मैं आपको यहां बताऊंगा क्योंकि इस चीज को पेपर में आना ही है। मैंने 3 क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन 4 को मैंने सेग्रीगेट किया 3 पार्ट में। दे विल चेंज दिस फोन डैश अ न्यू वन, द चेंज डैश हिज बिहेवियर वाज नोटिसेबल, द चेंज डैश द वेन्यू कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑफ द मैच। ठीक, अब चेंज के साथ मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे देखो ये एक फ्रेजल वर्ब बनाएगा, मतलब चेंज अपने साथ में 3 प्रीपोजिशन ले सकता है। प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं। फॉर ले सकता है, इन ले सकता है, ऑफ। चेंज फॉर का मतलब होता है एक्सचेंज, चेंज इन का मतलब होता है मॉडिफाई करना, और मॉडिफाई किस चीज के लिए? इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है, ये लोग गलत बताते हैं। चेंज इन के 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो मॉडिफाई करना, अब वो बेसिकली अच्छे के लिए हो रहा है, उसका रिजल्ट बेसिकली अच्छा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बुरा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। चेंज इनका एक मतलब इंप्रूव भी होता है। ठीक, तो अगर मॉडिफाई मतलब है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता। इंप्रूव है तो फिर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में तो हो गई। फिर चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। फाइन, तो ये तीनों के तीनों चेंज से हमारे पास लिए हैं हमने यहाँ पे। दे विल चेंज दिस फोन डैश अ न्यू वन, इसका मतलब है क्या भाई? इस फोन को दे देंगे, नया वाला फोन ले लेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, तो चेंज के साथ फॉर आएगा। द चेंज डैश इज बिहेवियर वॉज नोटिसेबल, भाई बिहेवियर में चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो यहां पर क्या लिखेंगे? चेंज इन। चेंज इन द चेंज डैश द वेन्यू कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द मैच। आपको पता है जो बेसिकली क्रिकेट की बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स वगैरह, सेमीफाइनल, फाइनल, इनके लिए एक एक वेन्यू और रख लिया जाता है कि भाई चलो कल को बारिश हो गई तो आज मैच नहीं हो पाया, तो कल दूसरे ग्राउंड में मैच कर लेंगे। फाइन, तो यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर वेन्यू का रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑफ। चेंज ऑफ। ध्यान रखिए, चेंज फॉर एक्सचेंज, चेंज इन का मतलब मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट, चेंज ऑफ का मतलब रिप्लेसमेंट। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आता हूं अटेंड पे। बहुत ध्यान से आप मेरी बात यहां पर सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी के प्रीवियस ईयर से ही मैंने इसका एक क्वेश्चन उठाया है और 2 मैंने अपने आप से बनाए हैं, ताकि अटेंड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बना सकता हो वो सारे के सारे मैं आपको यहां पर करा दूं। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता दोस्तों, इतनी क्लैरिटी कोई देता नहीं। या तो हम अटेंड अकेला लिखते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि हर पर्टिकुलर वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आ ही आए, तो वो क्लैरिटी भी होना चाहिए। या तो अटेंड अकेला लिखते हैं, फाइन, इसका मतलब क्या होता है? टू बी प्रेजेंट। या तो अटेंड के साथ टू प्रपोजिशन आती है, यदि टू आती है तो इसका मतलब होता है किसी के साथ इंटरेक्ट करना। या तो अटेंड के साथ ऑन या अपॉन प्रपोजिशन आती है, इसका मतलब होता है किसी को सर्व करना। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये हमारे पास है आपके एसएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल, तीसरा वाला। रवि अटेंडेड डैश ऑल द लेक्चर्स, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि वो यहां पर उसके प्रेजेंट होने की बात कर रहा है। दूसरा, रवि अटेंडेड डैश ऑल हिज गेस्ट, यहां पर टू आएगा, मतलब उसने गेस्ट के साथ में इंटरेक्ट किया। इसके बाद रवि अटेंडेड डैश ऑल द पेशेंट्स, तो भाई यहां पर आप ऑन भी लिख सकते हो, यहां पर आप अपॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि वो पेशेंट्स को यहां पर सर्व करने की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं और किसी अन्य टॉपिक के ऊपर रेलेवेंट वीडियोस डालूं या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।